अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, किर्गिस्तान में दंगों और फसादात से खौफजदा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की वतन वापसी का सिलसिला तो शुरू हो चुका है। जो तालिब इल्म कल रात वापस पहुँचे हैं वो वहाँ के हालात अच्छे नहीं बता रहे हैं। हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अभी भी वहाँ जान के ख़तरे में किसी मदद का इंतज़ार कर रहे हैं। किर्गिस्तान से कल रात भी स्टूडेंट्स वापस आए, आज भी दूसरी परवाज़ पहुंची है, कुछ देर पहले लाहौर पहुंची है। आज और मज़ीद अफराद की स्टूडेंट्स की वापसी की तवक्को ज़ाहिर की जा रही है। बताया जा रहा है कि किर्गिस्तान में लगभग 10,000 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तालीम के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम को आज किर्गिस्तान जाना था, लेकिन कुछ वजूहात के बिना पर उन्होंने अपना जो इरादा था वो मुलतवी कर दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक डार ने जहां दौरा मुलतवी करने की वजूहात बताई, वहां ये भी बताया कि अगर जाना पड़ा तो ज़रूर जाएंगे। देखिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि हमारा इतना अजीज जो मुल्क है उसका डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी है और उसका एक साथ वफाकी वजीर भी है, तो अगर जरूरत होगी जरूर जाएंगे। हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। वजीर खारजा किर्गिस्तान उन्होंने मुझे अश्योर किया है कि वहाँ कहते हैं हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉय कर दिया है। इसहाक डार साहब को किर्गिस्तानी हुकूमत की तसल्ली पर इत्मीनान तो हो गया है, लेकिन वहाँ से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। बल्कि वहाँ जो तालिब इल्म अभी भी मौजूद हैं उनसे रब्ता करके पूछें तो हमारे नायब वज़ीर आज़म की तसल्ली की नफ़ी होती है। मैं बात करूँगी, दो स्टूडेंट्स हैं किर्गिस्तान से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, मिसबा लतीफ़ साहिबा हैं और मोहम्मद आसिफ। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिसबा, मैं आपसे शुरू करती हूँ। आप इस वक्त जहाँ मौजूद हैं वहाँ क्या सिचुएशन है? क्योंकि हमारी हुकूमत तो हमें ये कह रही है कि वहाँ की हुकूमत तसल्ली दे रही है कि जो कुछ दिखाया जा रहा है या जितनी वो सिचुएशन बताई जा रही है वैसा कुछ नहीं, आप तसल्ली रखें, इत्मीनान रखें। इसीलिए हमारे नायब वज़ीर आज़म ने, डार साहब ने वहाँ जाने से मना किया है कि अभी कोई सिचुएशन इतनी को ख़राब नहीं है, ज़रूरत पड़ी तो ज़रूर जाएंगे। आप वहाँ मौजूद हैं, क्या हाल है वहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ बिश्केक में पढ़ रही हूँ, थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। जो कि गवर्नमेंट बता रही है कि ये बिल्कुल फेक है, झूठ है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, हम बहुत खौफजदा हैं यहाँ पे और बिल्कुल ही ख़राब हालात हैं। पता नहीं आप वहाँ पे न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है कि झूठ है, वहाँ बच्चे झूठ बोल रहे हैं, यहाँ पे इतना जुल्म हो रहा है। अभी तक ज़रा बताएं हालात, आप ज़रा, मैं चाहती हूँ कि आप हालात को डिस्क्राइब करें। आप इस वक्त ऑन ग्राउंड सिचुएशन पे मौजूद हैं जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ जिनसी ज्यादती हो रही है, तशद्दुद हो रहा है। ज़रा बताएं कि वहाँ क्या ज्यादतियाँ हो रही हैं आप लोगों के साथ? यहाँ पे लड़कों के साथ जुल्म हो रहा है, हम लड़कियों के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे रूम्स में घुस के हमारे साथ ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है यहाँ पे। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं वो लोग यहाँ के बारे में, यहाँ के मामलात के बारे में। और वो तो पाकिस्तान में अपने मुल्क में सिक्योर बैठे हैं। हम किसको बोले, हम किससे मदद मांगे? हमारी गवर्नमेंट ही जब हमारे साथ नहीं दे रही, हम किसको बोले, किसको कहें कि हमें आके बचाएं? हम अपने लोगों को ये लोग झूठा साबित कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ कैसे कैसे जुल्म हो रहा है, खाना पीना यहाँ पे नहीं है, बच्चियों के साथ जुल्म हो रहा है, लड़कों के साथ जुल्म हो रहा है, मारा जा रहा है। 1 घंटे पहले की वीडियो आई है, वहां पे भी बच्चों को मारा जा रहा है। इतना तशद्दुद हो रहा है। पहले सिर्फ हाथों से मारते थे, अब तो वो छुरियां लेके निकले हुए हैं, छुरियों से मार रहे हैं। ओह माय गॉड। तो वहाँ का जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है, तो ये बताइएगा कि वहाँ से कोई राब्ते में है? आप, अब तो स्टूडेंट्स की वापसी भी शुरू हो गई है, पाकिस्तानी एयरफोर्स का जहाज़ भी वहाँ पर भेज दिया गया है, फ़्लाइट्स वहाँ से स्टूडेंट्स को लेकर आ रही हैं, आप भी यकीनन वापस आना चाहती हैं, तो किसी ने राब्ता किया? नहीं, किसी ने हमसे कोई राब्ता नहीं किया। किसी से अगर हम लोग कांटेक्ट भी करना चाहते हैं तो वो लोग हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहे। कह रहे हैं कि खुद ही करो, आप लोगों की ये काम है, आप लोगों के वीजा के एक्सटेंड करवाना पड़ेगा, एग्जिट वीजा पे भी नहीं जाने दे रहे हमें। हम लोग यहाँ पे इन लोकल्स के सरजद हुए हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अब हम लोग कहाँ जाए, किससे मदद मांगे। हम लोगों को पाकिस्तान वापसी का भी कोई घर वालों से राब्ता है आपका मिसबा? जी, घर वालों से रब्ता है। घर वाले भी परेशान है, रो रहे हैं, उनको भी समझाना है। यहाँ पे खुद हम लोग ये चीजें फेस कर रहे हैं, उनको क्या फेस करें? वो वहाँ परेशान बैठे हैं, हम यहाँ इस हाल में हैं। आसिफ, आप बताएं, जो हुकूमत हमारी यहाँ पे कह रही है कि अब तो हालात बड़े नॉर्मल हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डार साहब कहते हैं ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे वहाँ पे। तो जिनसी तशद्दुद की जो बातें हो रही हैं, जिनसी ज़्यादती की जो बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया तो बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहा है। और क्या ये बात भी सच है कि वहाँ स्टूडेंट्स को प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि इतनी सिचुएशन वहाँ पर ना बताएं, क्योंकि वहाँ पर जो एम्बेसडर है पाकिस्तानी, उस पर बड़ा यहाँ की हुकूमत प्रेशर दे रही है? क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं जी, यहाँ पे जो है ना काफ़ी हालात ख़राब है हमारे। अभी रिसेंटली मैं बताऊँ तो आपको,
तो यहाँ पे जो है ना छुरियाँ चाकू लेके यहाँ पे घूम रहे हैं। हमारी जान बहुत खतरे में है। हमें हमारी पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान एम्बेसी से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी जान को बचाया जाए, जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकालें, हमारी जान बहुत खतरे में है। और यहाँ पे पिछले दिनों की बात करूँ मैं, पिछली रात को तो हमारे डोम पे जो है ना, मैं इधर अपार्टमेंट पे रह रहा हूँ, उस अपार्टमेंट पे आए हैं, लेकिन हमारी जान को जो है ना बहुत यहाँ पे खतरा है, लेकिन वो लोग आए हैं, लेकिन हमारे साथ वाले जो नेबर्स हैं उन्होंने हमें बचाया है, ताकि जो है ना ये कोई क्यों हालात बेहतर हो सके। इतना वायलेंस क्यों बढ़ क्यों गया है? जो वहाँ पे और भी जो दूसरे ममालिक के लोग हैं, बांग्लादेशी वहाँ पे हैं और ममालिक के वहाँ पर लोग हैं, सबके साथ यही हो रहा है? जी, सबके साथ यही कर रहे हैं। वो नहीं देख रहे कि फॉरेनर ये कौन सी नेशनलिटी का है, वो बस ये देख रहे हैं कि जो फॉरेनर है, जहाँ उन्हें मिलते हैं फॉरेनर, वहाँ से वो जो है ना उन्हें चाकुओं से, छुरियों से जो है ना उन पे हमला कर रहे हैं। पहले तो हाथों से करते थे, तो ये बात भी दुरुस्त है कि वहाँ की इंतजामिया भी इन्वॉल्व है, ना पुलिस का कोई वहाँ पर जोर चल रहा है, ना वहाँ की फौज का। कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि उनकी पुलिस जो है वो उनको खुद मौका दे रही है। यहाँ पे ये कहते हैं कि अमन हो गया है, शांति होगी, लेकिन इस तरह का कोई सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हैं, बच्चे जो है ना पैनिक का शिकार हो गए हैं। ठीक है, हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकाला जाए। और हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं, हमारे घर वाले जो हैं वो दिन रात सो नहीं पा रहे और हम यहाँ पे सो नहीं पा रहे, बड़े हालात ख़राब हैं। काइंडली आपसे 92 न्यूज़ की आवाज़ से हमारी आवाज़ सुनी जाए। आप मेरे साथ ही हैं, मैं नहीं, आप मेरे साथ ही रहें। मैं डार साहब से ये कहना चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जो आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की है कि जब ज़रूरत पड़ी तो हम ज़रूर जाएंगे, तो जनाब ज़रूरत है वहाँ पर। ये 2 स्टूडेंट्स आप अगर देख रहे हैं तो आप देखें कि ज़रूरत है। वो कह रहे हैं पहले तो हाथों से मार रहे थे, लातों से मार रहे थे, अब छुरियाँ लेकर वहाँ पे निकले हुए हैं। बच्चे स्टूडेंट छुप कर बैठे हुए हैं, वो वहाँ से निकलना चाह रहे हैं लेकिन निकलने का कोई उनको रास्ता नहीं मिल रहा है। बड़ा शुक्रिया आप लोगों का कि जो आप लोग जहाज़ भेज रहे हैं, वापसी शुरू हो गई है, लेकिन कोशिश करें कि एक जो पाकिस्तानी स्टूडेंट है उसको वहां से वापस लाया जाए। जी आप कुछ कह रहे हैं आसिफ? हमें 3 दिन हो गए यहाँ पे, हम जो है ना पैनिक का शिकार हैं और हम आगे जो है ना वो कुछ कर भी नहीं सकते उनके आगे। हम बेबस हुए पड़े हैं यहाँ पे, लाइट्स ऑफ करके। ये अभी इंटरव्यू के लिए हमने अभी लाइट्स ऑन की हैं, वरना हमारी लाइट्स ऑफ हैं, डोर लॉक करके हम जो है ना एक रूम में बैठे हुए हैं। तो खाने पीने की कोई चीज नहीं है। यही मैं पूछने लगी थी कि खाने पीने का क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, खाने पीने की जो चीजें थी वो हम खा चुके हैं, उसके बाद हमारे पास कोई कुछ नहीं बचा अभी। तो बाहर भी हम नहीं निकल सकते, या बाहर जाएं तो बाहर मौत है, बाहर हम किधर जाएं? आप बताएं यहाँ पे। जी प्लीज, आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी मिसबा। अगर आप ये कह रहे हैं ना कि कोई जहाज वगैरह हमारी हेल्प के लिए आ रहे हैं, तो कोई ऐसा कुछ चक्कर नहीं है कि यहाँ पे कोई हमारी हेल्प हो रही है। स्टूडेंट्स पहुंचे, ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट्स पहुंचे हैं। स्टूडेंट्स जो पहुंचे हैं वो खुद से टिकट्स करवा के अपने बलबूते पे पहुंचे हैं। कोई इनकी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं है। गवर्नमेंट तरफ से हमें कोई मदद नहीं है, किसी तरह की कोई मदद नहीं है। उल्टा बच्चों को झूठा ठहराया जा रहा है। हम इस जुल्म का शिकार हुए हैं और उल्टा ये बच्चों पे इल्जाम लगा रहे हैं कि बच्चे झूठे हैं। तो कल से तो जाहिर है पाकिस्तानी मीडिया जो है, पाकिस्तानी मीडिया वो ये दिखा रहा है कि वहाँ पे कोई हालात खराब नहीं है। नहीं, हम दिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हालात खराब हैं। पाकिस्तानी मीडिया ये नहीं दिखा रहा कि वहाँ हालात खराब नहीं है। हम सवाल उठा भी रहे हैं और हम दिखा भी रहे हैं कि वहाँ सिचुएशन खराब है। जी, तो आप ये बताएं कि वहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स की अब एक ही फैसला है कि हालात सुधर भी जाए लेकिन वापस आपने जरूर आना है। अब जी हमने अब जरूर आना वापस। हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते, अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। जितनी देर तक जो है ना हालात यहाँ पे सही नहीं होंगे, हम वापस नहीं आएंगे। हमें इस तरह की स्टडी नहीं चाहिए कि जान तो जहान है। और हम हमें इस तरह के एमबीबीएस से हम रहे दोबारा नहीं हो। क्या एक एक करके बात करें? जी मिसबा, आप क्या कह रही थी? मैं कह रही हूँ कि ये हमें कैसे अश्योर करेंगे कि हम लोग जब वापस आएंगे तो ये हालात दोबारा से नहीं होंगे। हम दोबारा कैसे सेफ होंगे इस मुल्क में? जब ये एक दफा ऐसे कर सकते हैं तो क्या ये दोबारा ऐसे नहीं कर सकते हम लोगों के साथ? तो आप लोग ये चाहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर ने इनके प्राइम मिनिस्टर ने आज ही गुफ्तगू की है कि आज के बाद कोई मसला मसाइल नहीं होगा। लेकिन अभी शाम के 8 बजे जो है एक लड़के का हाथ काट दिया गया है। ओह माय गॉड। अभी हमारे पास और भी वीडियोस आ रही हैं। हमारी बहनें जो हैं इधर आई हुई, ठीक है, उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, लड़कों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। तो इस चीज़ के जो है ना, इन्हें कोई ना कोई हदफ उठाना चाहिए, कोई ना कोई बात करनी चाहिए इन्हें। सिचुएशन ये है कि जो खाने पीने का सामान जितना था उतना ख़त्म हो चुका है, खाने पीने को भी कुछ नहीं है, फिर एक ट्रॉमा है, एक खौफ
की एक कैफियत है, बेचारों ने जो बत्तियां भी कमरों की जलाई हुई हैं, हमारे इंटरव्यू के लिए जलाई हुई हैं, तो सिचुएशन इतनी खौफ की एक कैफियत तारी है, तो खुदारा इनको बखैर आफियत जो है वो अपने मुल्क में वापस लाया जाए, अपनी फैमिलीज़ में, अपने मुल्क में और जहाज़ भेजे जाए और इनको वापस लाया जाए। बहुत शुक्रिया। आसिफ थे, मिसबा लतीफ़, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, पूरा पाकिस्तान इस वक्त आपकी आवाज़ बना हुआ है, हम उठा भी रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती और जिनसे करना चाहती है वो इस्टेब्लिशमेंट तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात नहीं करना चाहती। नतीजा है डेडलॉक पे डेडलॉक। क्या ये समझ लिया जाए कि इस वक्त मुल्क में कोई ऐसी शख्सियत नहीं जो मुज़ाकरात के अमल को लगे डेडलॉक को ख़त्म कर सके? क्या ये समझ लिया जाए कि सियासी नफ़रतें ही इस मुल्क का मुक़द्दर हैं, मुस्तक़बिल हैं? क्या ये भी समझ लिया जाए कि सियासी अदम इस्तेहकाम के आगे हुकूमत बेबस होकर रह गई है? क्या ये समझ लिया जाए कि तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के इनकार के बाद हुकूमत ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या ये भी समझ लिया जाए कि मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, ये बयान देकर इत्तेहादी हुकूमत बरी ज़िम्मा हो गई है? क्या ये समझ लिया जाए कि मैंडेट चोरी के इल्ज़ाम के साथ ही हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती रहेगी? या ये समझा जाए कि हुकूमत डायलॉग के लिए संजीदा नहीं, क्योंकि अभी तक कोई मुज़ाकराती कमेटी बनी है, ना ही किसी का नाम सामने आया है? क्या ये समझा जाए कि मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत भी कहीं और से इशारे का इंतज़ार कर रही है? या ये समझा जाए कि इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन का हल टेबल टॉक की बजाय ताकत के इस्तेमाल से निकालने की कोशिश होगी? या ये समझा जाए कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सियासत में मुफाहमत का बादशाह कहलाए जाने वाले सदर मुमलिकत कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आजकल उनसे बड़ी दरख्वास्तें हो रही हैं कि वो अपना रोल प्ले करें? या ये समझा जाए कि पाकिस्तानी सियासत अडियाला जेल में कैद एक शख्स के इनकार या इकरार के गिर्द ही घूमती रह गई है? या ये समझें कि कबूलियत और मकबूलियत वाला कोई जो कॉन्सेप्ट है ये खींचा तानी में कन्फ्यूजन का शिकार हो गया है? या ये समझें कि मुल्क में रियासत और सियासत में अब तफरीक करना बहुत मुश्किल हो गया है? एक तरफ पंजाब और वफाक में अपनी हुकूमतें होने के बावजूद नवाज शरीफ आज भी परेशान है इस बात पे कि माजी में उनके साथ जो कुछ हुआ, जैसे उनकी हुकूमतें बरतरफ की जाती रहीं या जैसे उन्हें 2017 में भी निकाला गया, वो परेशान नज़र आते हैं आज भी और एहतसाब का मुतालबा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त लिखने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सियासी मुज़ाकरात शुरू कैसे होंगे? सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी जो हैं वो इस पर बड़ी बार बात भी कर चुके हैं, कोशिश भी कर चुके हैं, बड़े फार्मूले भी सामने आए हैं। कभी इनका नाम पाकिस्तान वेलविशर ग्रुप में आ जाता है, लेकिन कभी कोई मुस्बत डेवलपमेंट हमारे सामने नहीं आई है। क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद भी जो डेडलॉक है ये ख़त्म नहीं हो पा रहा है? बात करूँगी साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी साहब भी मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका। दुरानी साहब, हम देख रहे हैं कि हर तरफ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं कि मौजूदा जो एक पोलराइजेशन है या जो इदारों के दरमियान जो एक तनाव की, एक टेंशन की सूरत हाल है, इसमें सदर मुमलिकत को अपना किरदार अदा करना चाहिए, वो कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने भी साहब ने भी 2 दिन पहले ये बात कही कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये सोच रहे हैं कि वो एडवाइस दें सदर मुमलिकत को कि जो इदारों के दरमियान एक टेंशन की सूरत हाल बनी हुई है या जो मुल्क में सूरत हाल चल रही है, इसमें सदर मुमलिकत अपना रोल प्ले करे। तो सदर मुमलिकत का एक आईनी ओहदा है, वो क्या कर सकते हैं इस टेंशन को दूर करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सदर पाकिस्तान जो हैं वो सदर भी हैं और वो सुप्रीम कमांडर ऑफ द फोर्सेस भी हैं। इस लिहाज से एक बहुत बड़ी इमारत में उनका दफ्तर है और वो इमारत और उनका दफ्तर और उनकी शख्सियत जो है वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। सदर, सेनेट और कौमी असम्बली मिलकर पार्लियामेंट को बनाते हैं। लिहाजा ऐसी सूरत हाल में आप अरसों और सालों जो है फरागत के बाद कभी कौमों का ऐसा वक्त आता है जिसमें ऐसी पोजीशंस को अपना रोल अदा करना चाहिए। सही। और आप विटनेस हैं और मीडिया भी विटनेस है। मैं पिछले 15-20 दिन से मुसलसल इस चीज़ पे इसरार कर रहा हूँ कि इस वक्त
सदर मुमलिकत को अपोजिशन तस्लीम करती है नहीं करती, वज़ीर अपना इमरान खान साहब क्या कहते हैं, पीटीआई क्या कहती है, ये इश्यूज़ नहीं है। इशू ये है क्या कोई सीरियस एफर्ट किसी आइनी पोजीशन से हुई है पाकिस्तान के अंदर रिकन्सिलिएशन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए? क्या सदर, वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट के अलावा कोई जगह ऐसी है जहाँ पे ये रिकन्सिलिएशन का प्रोसेस आगे बढ़ सकता है? यकीनन नहीं। अगर पार्लियामेंट में इसने आगे बढ़ना है तो इस वक्त पार्लियामेंट के जो सरखेल हैं सदर मुमलिकत, उनको इसके अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अगर वो नहीं करते, रोल प्ले करने से ये मदद नहीं है कि वो कहते हैं गोंगलुओं से मट्टी उतार दें, जी मैंने तो बात करती किसी ने सुना नहीं। बात ये नहीं, बात ये है कि जब आपने इलेक्शन जीतना होता है तो आप कहते हैं मैं हर एक के पास जाऊंगा, हर एक से वोट मांगूंगा, हर एक की मिन्नत करूंगा। तो आज क्या हो गया, मुल्क के लिए क्यों आप किसी की मिन्नत नहीं कर सकते? क्यों आप लेकिन जिनके साथ मामला ठीक करने की बात करें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पहला रोल भी इनका बनता है, जिम्मेदारी भी इनकी बनती है, और एक कंफर्टेबल माहौल को बनाना भी इनकी ही जिम्मेदारी है, मुज़ाकरात का जो एक माहौल होता है। लेकिन क्या करें जब दूसरी जानिब सोच ये एक हो कि जिन्होंने मैंडेट चोरी किया है उनसे बात हो नहीं सकती। पहले हमें हमारा मैंडेट वापस करें, इक़्तिदार से उतरें, फिर इनसे कोई बातचीत हो सकती है। नंबर एक। नंबर दो, पीटीआई तो हमेशा मुज़ाकरात की अगर किसी से करने की हामी रही है तो वो हमारी फौज है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो चाहते ही उधर से बात करना है। अब जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान आर्मी चीफ साहब को ख़त लिखना चाहते हैं, मतलब ये कि सियासी हल निकालने की तरफ खान साहब सोचते ही नहीं है कि सियासी लोगों से बात करनी है। देखिए, मैंने तो खान साहब को सजेस्ट कर दिया है कि वो आर्मी चीफ के बजाय सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी को ख़त लिख दें सदर मुमलिकत को, ये उनके लिए बेहतर है। दूसरी बात ये है कि जिन लोगों ने मैंडेट चुराया है उनसे वो बिल्कुल बात ना करें, लेकिन कम से कम जिन लोगों से मैंडेट वापस लेना है उनसे तो बात करें ना। वो आधा गिलास खाली है या आधा भरा हुआ है। बात इस वक्त ये है कि आप जिस मैंडेट को वापस लेना चाहते हैं वो क्या कोई बंदूक वाला आपको दिलाएगा? हाँ। नहीं, वो इसी पार्लियामेंट से आपको मिलेगा। आप मुतालबा कर दें कि जनाब आपके जितने केसेस हैं, फॉर्म 45 और 47 की जितनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, उनको अदालतें एक मुद्दत में रिजॉल्व करें, वरना उसको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ले जाएं। लेकिन ये सब कुछ पार्लियामेंट के बीच में होगा। और लेकिन इसमें मैं ये आपको बता दूं कि हुकूमत ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे ये साबित होता हो कि वो वाकई इश्यूज पे डायलॉग करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मौजूदा सिचुएशन को तस्लीम करने का डायलॉग हम करेंगे। वो एक पंजाबी का मामला है कि परनाला वहीं रहेगा, मतलब हम जो आ गए हैं, हमारे आने पे तो इतराज़ है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे, हम उस पर बात करेंगे जिस पे हम बात करना नहीं। चाहते हैं। कल जो तो ये जो नवाज शरीफ साहब ने कल जो अपने इजलास में बात की, उनकी बातों से कुछ और ही मैसेज मिल रहा है। वो तो बात कर रहे हैं माजी की, उनकी बातें माजी से शुरू होती हैं, एहतसाब से शुरू होती हैं। वो परेशान नज़र आते हैं। वो लगता है कि उनकी परेशानी अभी यहीं से दूर ही नहीं हुई है, वो इस चीज़ से आगे बढ़ ही नहीं सके हैं कि 2024 के इलेक्शन में उनके साथ हुआ क्या है, उनके साथ वादे क्या हुए थे, उनको कहा क्या गया था और उनके साथ हो क्या गया है। अगर माजी के एहतसाब की, जुडिशरी की, जजेस की, जर्नैलों के एहतसाब की आप बात करेंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? तो नून लीग आधी कुछ और कहती है, आधी कुछ और कहती है। मतलब तो देखिए जी, इस नून लीग का मसला देखें। अब एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ ये है कि एयरपोर्ट से उतरने से घर तक पहुंचते पहुंचते माजी का सारा एहतसाब जो था वो हवा में तहलील हो चुका था। तमाम केसेस ख़त्म हो चुके थे, जजेस घरों को वापस जा चुके थे। मतलब ये है, और आपको क्या फेवर चाहिए? आपके मुखालफिन के इंतखाबी निशान छिन चुके थे, आपके मुखालफिन के उम्मीदवारों को घरों के अंदर और थानों के अंदर बंद कर दिया गया था, अवाम के गले के ऊपर जो है वो अंगूठा रख दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद अवाम ने नहीं माना उसको। अब तस्लीम कर लें इसको, वरना ओल्ड होम में चले जाएं। देखिए, अगर आप आज की हकायक को तस्लीम करने की अहलियत खो बैठते हैं तो ऐसी सूरत में फिर इंसान को चाहिए कि वो अपने आप को सिंक्रोनाइज करे विद हालात। उसमें ओल्ड होम में जाके थोड़ा सा रिकंसाइल करना, रीथिंक करना। मैं आपको एक और चीज़ से वार्न कर दूं कि इस वक्त IMF की बहुत डीप इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान
पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त दहशतगर्दी के बड़े खुले चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के अंदर। ऐसी ना हो कि फिर कहीं बाहर से आपको इशारे आने शुरू हो जाएं कि आप आपस में बैठ के मसलों को रिजॉल्व करें। और माजी में ऐसा होता रहा है। NRO जब हुआ था मुशर्रफ साहब के जमाने में, उस वक्त भी तो यही कुछ हुआ था। और मुशाहिद साहब भी इस चीज़ के विटनेस हैं, हम भी इस वक्त चीज़ के विटनेस हैं कि कौन कौन से मुल्कों के एम्बेसडर्स जो हैं वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व थे। अब मतलब यह है कि आप अपनी सॉवरेंटी को इंटैक्ट रखने के लिए, अपनी नेशनल जो आपकी जो है नेशनल इंटेग्रिटी जो है उसको इंटैक्ट रखने के लिए आप क्यों नहीं जमहूरी बन सकते? आप क्यों नहीं रेकनसाइल कर सकते? आप क्यों नहीं पीछे हट सकते? पीछे हटे बगैर कौन सा मुज़ाकरात हो सकते? जब आप किसी के कहने के ऊपर पीछे हटेंगे, उससे बेहतर नहीं है कि आज आप इज्जत के साथ रास्ता बनाएं आवाम के लिए, आवाम के वोट के एहतराम के लिए, मुल्क की मईशत के लिए। देखें, आज की मईशत आपसे तकाजा करती है। वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने, सब ने आपकी मदद करनी है। उस मदद के लिए आपके हाथ फैले हुए हैं, कशकोल फैले हुए हैं। अपने अपने मफाद में, अपने अपने नज़रिया ज़रूरत के तहत हम जमहूरियत की डेफिनेशन करते हैं। अपनी चलती हुई हुकूमत कोई घर भेज दे तो वो जो है ना, उसको हम आमरीत भी कहते हैं, गैर जमहूरी कहते हैं। और अगर किसी की चलती हुकूमत को घर भेजने में आप इन्वॉल्व हो तो वो जमहूरी होता है। अब जिस तरीके से इमरान खान की चलती हुकूमत को घर भेजा गया, भले ही आईनी एक तरीका था अदम एतमाद के जरिए, लेकिन आप हुकूमतें चलने तो दें। मसला ये है कि जमहूरियत की डेफिनेशन आज तक ना कोई समझा पाया है, ना कोई समझ पाया है। पाकिस्तान में जमहूरियत की सिर्फ 2 डेफिनेशंस हैं, एक ज़ाती मफाद और ज़ाती तिजारत। हमारी जो हुकूमत होती है वो हमारे ज़ाती मफाद के हसूल का नाम होता है, और हुकूमती कारकर्दगी जो होती है वो एक तिजारत का नाम होता है। आप पाकिस्तान की किसी प्रोडक्शन के अंदर, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी के अंदर, इवन अगर ज़राअत भी प्रोड्यूस करने पे आ जाए, आप उसको भी तिजारत बना देते हैं। अगर गंदम पैदा हो जाए तो आप उसको अपनी ज़ाती तिजारत बना के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस बना देते हैं। आप पाकिस्तान में किसी चीज़ को पैदा ही नहीं होने देते सिवाय बिजनेस के और प्रॉपर्टी के। आपने पूरे मुल्क को एक ज़ाती मफादात की जागीर बना के अपने ख़ानदानी आमरीतों को कायम रखने के लिए, अपने बच्चों के लिए एक जॉयलैंड बनाने के लिए आपने इसको एक वीडियो गेम बना के रख दिया है मुल्क को, जिसमें आपके बच्चे भी वीडियो गेम की तरह एक्टिंग करते फिरते हैं और आप भी जो है वीडियो गेम की तरह उनके लिए मफादात को चुनते फिरते हैं। दुरानी साहब, ये जो आउट ऑफ कोर्ट मामले को सेटल करने की कोशिश की जा रही है, जो एक टेंशन चल रही है इदारों के बीच में, जो राना सनाउल्लाह भी मशवरा दे रहे हैं कि आउट ऑफ कोर्ट के मामलात को हल होना चाहिए, ये कैसे आउट ऑफ कोर्ट, आपको क्या समझ में आती है, कैसे ये मामलात आउट ऑफ कोर्ट हल कराने की बात हो रही है? देखें, आउट ऑफ कोर्ट मामलात को हल कराने की, देखें मामला बात यह है कि कोई सियासी मामला ना अदालत में हल हो सकता है और ना किसी और बिल्डिंग में हल हो सकता है, वो तो सिर्फ पार्लियामेंट में हल हो सकता है। इसलिए अदालतों के अंदर जो कुछ चल रहा है, अगर इस्तगासा ले आएंगे तो वो आगे चल जाएगा, इस्तगासा नहीं ला सकेंगे तो वो फारिग हो जाएगा। अलबत्ता अगर आप अदालतों की डिस्टॉर्शन करेंगे तो जब अवाम किसी जगह पे खड़े हो जाते हैं तो फिर अदालतें भी शाये अवे कर जाती हैं। आज जो कुछ अदालतों में हो रहा है वो ये नहीं हो रहा कि कोई इनकलाब आ गया पाकिस्तान में। हकीकत इनकलाब 8 फरवरी को जो आया है, जिसके अंदर अवाम ने अपनी राय को इंतज़ामिया, अख्तियार और थानेदार के मुंह पे दे मारा है। उसके बाद अब सब लोगों को ये एहसास हो गया है कि अब हालात का रुख बदल रहा है। उस बदलते हुए रुख के मुताबिक हर कोई अपने आप, लेकिन मुझे लगता है 6 जजेस के खत लिखने के बाद हालात का रुख ज्यादा बदला है। वो जो इदारों के दरमियान टेंशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 8 फरवरी का मामला तो आप एक साइड पे रखे हैं, लेकिन वो जो 6 जजेस का खत था उसने तो हालात का पासा ही पलट दिया है। देखें, 6 जजेस के ख़त का उन्हें जुर्रत कब हुई जब अवाम ने जुर्रत कर दी। देखें, मैं तो 8 फरवरी से आगे किसी को भी नहीं देख रहा। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम तमाम इदारों और तमाम जमहूरियत के पैरोकारों और तमाम लीडरों से ज़्यादा आगे। इस वक्त अवाम की ताकत जो है वो उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। इस मैसेज को ना समझना, वो तारीख
को समझने की अहलियत, इक़्तिदार की तलब और ज़ाती मफादात की हिरस जो होती है वो तारीख़ के आईने में आपको देखने ही नहीं देती। आपको वो आईना ही पसंद, आप चाहते हैं कि आप सामने फिल्में चलती रहें, आईना भी ना आए, आप आईने में अपनी शक्ल देखने से कासिर हैं। और अब यही सूरत हाल है जिसकी वजह से आप जो कुछ कर रहे हैं उसके अंदर आपको अपने कल की जो रुसवाई है उसको आप देख ही नहीं पा रहे, मुल्क की रुसवाई को आप देख ही नहीं पा रहे, मुल्क की मईशत की तबाही को आप देख ही नहीं पा रहे। आप इन सब चीज़ों में एक चीज़ जिस पर बड़ा फोकस है, आप देखें ना, अब हेयरिंग होती है इमरान खान की, तस्वीर लीक हो जाती है तो सारा दिन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अगले दिन अखबारों पे, प्रोग्राम्स में तस्वीर लीक हो गई, कैसे लीक हो गई, किसने की। मतलब कि आप देखें एक शख्सियत इतनी भारी हो चुकी है इस सारे सिस्टम पर कि एक तस्वीर सब पीछे पड़ गए कि तस्वीर कैसे लीक हो गई। मतलब कि एक शख्सियत की वजह से अगर इतने मसाइल हैं तो क्यों ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही है कि मसाइल का हल ज़रूरी हो गया है। देखें बेटे, बात यह है कि इस वक्त हमारे सियासतदान जो है ना वो सियासी मुखबर हैं, हमारी दानिश जो है वो भी सियासी वो भी मुखबरी करती है। मतलब ये है कि हम अख्तियार के मुखबर बन चुके हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ वो बातें फैलाते हैं या वो बातें आवाम तक पहुंचाते हैं जो कोई पहुंचवाना चाहता है। हम हर वो काम करते हैं जो कोई करवाना चाहता है। और हमें अगर कोई चीज़ कबूल नहीं है तो हमें दिन को दिन कहना कबूल नहीं है और रात को रात कहना कबूल नहीं है। अगर हमें कबूल नहीं है तो आवाम का मफाद कबूल नहीं है। लेकिन ऐसी सूरत हाल जो आज की है, इसमें अगर आप एक्सटर्नल इन्वॉल्वमेंट को रिटार्ड करना चाहते हैं, अगर आप पॉलिटिकल देखें, आपके इदारों ने बहुत क्लियरली कह दिया, आपकी इस्टेब्लिशमेंट ने क्लियरली कह दिया, ना हम कोई इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं और ना हम करेंगे। ये बात मैंने तो आप कह रहे हैं कि कबूलियत, तो इसका मतलब है ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि कबूलियत वाला जो एक हिस्सा था जिससे हमारी सियासत जिसके गिर्द घूमती थी, वो एक पार्ट ख़त्म हो चुका है कबूलियत का। मकबूलियत बाकी है, लेकिन मकबूलियत को भी एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं है। मसला ये है कबूलियत का जो वो था, कॉन्सेप्ट था या जो नैरेटिव था, उसको अवाम ने अर्थ कर दिया। कबूलियत उस वक्त तक चलती थी कि जब कबूलियत का ऐलान किया जाता था तो अवाम लाइनें बना के उस कबूलियत को वोट देने के लिए खड़े हो जाते थे। अवाम लाइनें बना के इलेक्टेबल्स के पीछे पीछे चल पड़ते थे जो इलेक्टेबल्स कबूलियत को कबूल कर चुके होते थे। इस वक्त उल्टा हो गया मामला, जब कबूलियत सामने आती है अवाम उसके सामने खड़े हो जाती है। ऐसे मौके के ऊपर तमाम इदारों को अपनी पॉलिसीज़ को रीविज़िट करते हुए किसी बड़े कन्फ्रंटेशन से पहले, किसी आज़ाद कश्मीर को बनाने से पहले या किसी इशू को खड़े करने से पहले आपको चाहिए कि आप खुद से अपने आप को रिविजिट करके उस जगह पे ले आए जिसके अंदर आवाम में आपकी इज्जत बहाल हो जाए। लीडरों की, अगर इन लीडरों की भी इज्जत बहाल हो जाए तो भी मैं समझूंगा मुल्क की इज्जत बहाल हो जाएगी। वरना अगर ये रुस्वा हो गए तो फिर इतने बुरे रुस्वा होंगे कि किसी के पल्ले कुछ नहीं रहे। बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। रियासत के दो अहम इदारों के दरमियान तनाव में अब सियासत की भी एंट्री हो गई है। 6 जजेस के हवाले से जो ख़त का मामला है ये अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है और सियासी जमातें इसके हल पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने 27 मार्च को एक ख़त में खुफिया इदारों की मदाखलत पर एतराज़ उठाया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस संजीदा मामले पर नोटिस लेकर और इसको देखने का फ़ैसला किया। अभी इस पर 2 पेशियां ही हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने इंदिया दिया कि अदलिया में मुदाखलत पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा।
केस की समाअत अभी तक गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी है और हतमी फ़ैसला आना बाकी है, मगर इससे पहले ही वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने इदारों के इस मसले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने का मशवरा दिया है। उनका ये मानना है कि 15 दिन से एक दूसरे की इज़्ज़तें उछाली जा रही हैं, बेहतर है इज़्ज़तें ख़राब ना करें और जिन अफराद का ये किरदार बनता है वो एक जगह बैठ जाएँ। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ये सोच रहे हैं कि सदर मुमलिकत को एडवाइस भेजें कि इस मामले पर वो अपना किरदार अदा करें। राना सनाउल्लाह के इस बयान पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल आया है। उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट हल के मशवरे को डील करने का मशवरा करार दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा भी किया है कि ऐसे मशवरे पर राना सनाउल्लाह को तौहीन अदालत का नोटिस भेजना चाहिए। नाज़रीन, एक तरफ मुस्लिम लीग की तरफ से अदालती मामलों में खुफिया इदारों की मदाखलत पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का मशवरा है, तो दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबरा का जजिस का एहतसाब करने का मुतालबा सामने आ रहा है। मियां नवाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से खिताब किया और कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये बातें कर रहा है। नवाज शरीफ ने अपनी सारी तकरीर में माजी में अपनी हुकूमत को गिराने को लेकर बात की। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपना एक पुराना उनका बयानिया है उसी को दोहरा रहे हों कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन साथ ही वो जजिस के नाम लेकर उनके एहतसाब का मुतालबा भी करते रहे। उन्होंने एक लंदन प्लान का जिक्र भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी के धरने को साबिक DG ISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ जोड़ा उन्होंने, जिसे अभी अभी अल्लामा ताहिरुल कादरी ने झूठ करार देते हुए कहा है कि उनकी कभी जनरल ज़हीरुल इस्लाम से लंदन में मुलाकात नहीं हुई। एक तरफ जजिस की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं और एन उसी वक्त जजिस और इदारों के दरमियान मदाखलत को पब्लिक ना करने का मशवरा भी नवाज लीग से ही सामने आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून भी सेलेक्टिव इंसाफ और एहतसाब चाहती है? गुज़श्ता रोज़ लीगी कायद नवाज शरीफ जिस सिस्टम के शिकवे कर रहे थे, सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत क्या इसी सिस्टम की बेनिफिशरी नहीं है? तो फिर गिले क्यों, फिर शिकवे क्यों? मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर साहब आपका। अली गौहर साहब, समझ में नहीं आता कल की नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी उसका मकसद क्या था? अभी तक वो नाराज़ हैं कि 2024 में लगता ऐसे है कि वो समझते थे कि उन्हें बुलाया गया था कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे, लेकिन उनके साथ हुआ क्या? वादे कुछ और थे, हुआ कुछ। क्या इन्हीं चीज़ों की नाराज़गियों का इजहार था कल? फिर वो 90 की दहाई से सारे गिले शिकवे शुरू करते हैं और 2024 तक समझ में नहीं आता। मुस्लिम लीग नून का धड़ा जो है एक मफाहमत की बात करता है इदारों के साथ और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो है वो एहतसाब की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर जो नवाज शरीफ साहब ने बातें की हैं वो बिल्कुल जो असल हकायक हैं उसकी ऐन मुताबिक हैं और उसकी अक्कासी करती हैं। देखिए, जब तक बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा तो, और अगर हम वक्ती तौर पर हमेशा जिसको बोलते हैं कि डंग टपाओ पॉलिसी पर इन्हसार करेंगे तो फिर मामला तो सही तरह से हल नहीं होंगे। बुनियादी तौर पर बात यह है कि कोई एक दफा नहीं हुआ जिस चीज का नवाज शरीफ साहब ने जिक्र किया। इससे पहले आपको याद होगा कि दो तीन बार तो पहले भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें गिराई गई और जिस तरह से गिराई गई वो भी किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है। दुख इस बात का होता है कि जब भी PMLN की हुकूमत आती है वो डिलीवर करती है मुल्क के लिए, मुल्क की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, मुल्क के हालात को बेहतर करती है। मैं माजरत के साथ यहाँ रोकूंगी आपको। आपने कहा कि जब तक मामले को जड़ से नहीं पकड़ा जाएगा, डांग टपाओ की जो पॉलिसी है ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये तो बहुत अच्छा मौका था, ये 2024 8 फरवरी के इंतखाबात बहुत अच्छा मौका था मसाइल को जड़ से पकड़ने का। 8 फरवरी 2024 का दिन बड़ा ज़बरदस्त था। ये जो डंग टपाओ की पॉलिसीज़ हैं इससे जान छुड़ाने का। आप लोगों की पार्टी के अपने लोग कहते रहे कि ये जो जीते हुए लोग कहते रहे कि ज़बरदस्ती जितवाया गया, लोग कहते रहे कि हम इक़्तिदार चाहते नहीं थे, ज़बरदस्ती दिलवाया गया। तो मसले को तो पकड़ने का बड़ा अच्छा मौका था। 9 फरवरी को पकड़ लेते, 8 फरवरी को हारे हुए लोग 9 फरवरी को कैसे जीत गए? तो अगर आप लोग इस बार पकड़ लेते मसाइल को जड़ से तो मेरे ख्याल में जो कल बातें की नवाज शरीफ साहब ने वो ज़रूरत पेश ना आती बातें करने की।
देखिए, आप ज़रूर सवाल करें, लंबी बात करें, लेकिन फिर मेरा जवाब भी थोड़ा सा मुकम्मल होने दिया करें। अगर आप सवाल लंबा करेंगे और जवाब नहीं सुनेगी तो फिर बात तो नहीं समझ आएगी जी। मैं आप ही की बातों का जवाब दे रहा था। बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो 2018 में हुआ इलेक्शंस के अंदर, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं था। आज भी जो लोग 2024 के इलेक्शन के ऊपर उंगलियां उठाते हैं और हमारे जो बयानात हैं उनको गलत ट्रांसलेट करते हैं, हम आज भी ये कहते हैं कि अगर 2018 के इलेक्शन ना चोरी किए जाते तो पाकिस्तान की मईशत के ये हालात ना होते, पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी इंतशार फैला हुआ है उसके ये हालात ना होते। हाँ, अलबत्ता जो सवाल आप कर रही हैं कि 2024 का जो टाइम था वो एक मौका था, तो बिल्कुल आपने देखा है कि जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं वो तो आज भी कहते हैं कि हम एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। वो ना पहले आईनी तरीके के साथ आए थे, ना आइन और कानून पर यकीन रखते हैं। उसका मकसद सिर्फ ये है कि इक़्तिदार पर मुसल्लत वही होंगे। हाँ, अगर उनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो बेशुमार हमारे इदारे मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल मौजूद है, इलेक्शन कमीशन मौजूद है। एक फॉरम पे नहीं 1000 फॉरम पे जाए। इलेक्शन पे हमारी पार्टी के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लॉकडाउन कर दें, हम एहतजाज कर दें, हम IMF को खत लिख दें, हम पाकिस्तान की मईशत को डीरेल कर दें। कभी हम 9 मई जैसे वाक़यात करें, कभी हम जो है IMF को रोकें और पाकिस्तान के लिए मुआशी मसाइल पैदा करें। देखें, मामलात उसी वक्त हल होंगे जब सियासी पार्टी आपस में गुफ्तगू शनीद करें। लेकिन यहाँ पर तो अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि लोग सियासी पार्टी का लिबादा ओढ़ के और तकरीबकारियाँ मुल्क में हो रही हैं और मुल्क के खिलाफ घनौनी साजिशें हो रही हैं और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए। अली साहब, ये आउट ऑफ सोर्स जो हल की बात कर रहे हैं आप, ये कैसे आउट ऑफ सोर्स मामलात, किन इदारों के दरमियान जो एक टेंशन चल रही है 6 जजेस के ख़त के मामले को लेकर, उस कॉन्टेक्स्ट में बात की राना सनाउल्लाह साहब ने कि आउट ऑफ कोर्ट मसले को हल कर लें? बात यह है कि इस वक्त वादे नज़र आता है कि जुडिशरी के दरमियान और कुछ इदारों के दरमियान जो है वो मतलब है कि एक तनाव की कैफियत है। और जाहिर है कि जो प्रेसिडेंसी है, इस तरह के आपको पता है कि जब हालात पैदा होते हैं तो मुल्क में एक हिजान की कैफियत पैदा होती है और मुल्क में मतलब है कि एक वो कैफियत होती है कि जिसमें हर आदमी जो है वो मतलब देखता है कि शायद आईनी बहरान पैदा हो गया। जाहिर है प्रेसिडेंसी जो है वो एक आईनी इदारा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि प्रेसिडेंसी में बैठकर अगर फ्रीकैन इस चीज़ की निशानदेही करें, एक तो बातें खुल के हो जाएंगी, एक चीज़ें सामने डिस्कस हो जाएंगी, उसके बाद उनका कोई कानूनी और आईनी हल ढूंढा जाएगा और आइंदा के लिए उन चीज़ों के रोकथाम का रास्ता निकलेगा। हाँ, इसके बरक्स वो लोग एक प्रोपेगेंडा करते हैं जो एक ज़माने में खुद कहते थे कि ऑडियो रिकॉर्डिंग तो होती है, अगर इदारे ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगे? किसके लीडर ने ये बात की थी? देखिए, जब ये इक़्तिदार में होते हैं और बात करते हैं, जब ये इक़्तिदार में नहीं होते तो और बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली गौहर बलोच साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।